हेलो फ्रेंड्स, हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है वह है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। हमारे आज के इस चैप्टर का टॉपिक है द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। हमने अपने पिछले क्लास में डिफॉरेस्टेशन के दो बचे हुए रीजन यानी स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स और प्लांटेशन को पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार रेलवे और रॉयल नेवी ने इंडिया में डिफॉरेस्टेशन को बढ़ा दिया था। साथ ही साथ हमने यह भी देखा था कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वह कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट कर रही थी और कैसे कमर्शियल फार्मिंग ने इंडिया में डिफॉरेस्टेशन को बढ़ाया था। आज के हम अपने इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में। तो देखते हैं ये कमर्शियल फॉरेस्ट्री क्या होती है। देखिए इसका मतलब क्या है। जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था, हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स जो है वह किस चीज पे फोकस कर रहे थे, कमर्शियल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे थे, कमर्शियल क्रॉप्स की कल्टीवेशन को प्रमोट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका जो डिमांड था, यूरोप में जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, उनके जो रॉ मटेरियल्स की डिमांड थी, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या किया, कमर्शियल क्रॉप्स की कल्टीवेशन को प्रमोट किया था इंडिया में। जिसके लिए फॉरेस्ट को क्या किया जाता है, काटा जाता है, सारे पेड़ काट दिए जाते हैं और वहां पर कमर्शियल क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है। साथ ही साथ हमने यह भी देखा था कि जो रेलवे द्वारा यूज किए जाते थे स्लीपर्स, रेलवे में स्लीपर्स यूज किए जाते थे, तो वो स्लीपर्स किस चीज से बने होते थे, लकड़ियों से बने होते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो उन्हें स्लीपर्स बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल्स को कॉन्ट्रैक्ट देना स्टार्ट कर दिया था। और इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए ब्रिटिशर्स के लिए यह एक चिंता का विषय बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि देखिए पहला रीजन क्या है, उन्होंने देखा कि इंडिया में जो आम जनता है वह तो फॉरेस्ट पे डिपेंड है, वह लकड़ियां कहाँ से लेती है, जंगल से लेती है, साथ ही साथ अपने जानवरों को भी जंगल में ही चराती है। और दूसरा देखा कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। अब उनमें सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए कि कहीं अगर ऐसा ही चलते रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए लकड़ियों की कमी पड़ जाए। यदि ऐसा हुआ तो फिर रेलवे का स्लीपर्स कैसे बनेगा और कैसे रॉयल नेवी जो है वह अपने लिए शिप बना पाएगी। तो इसलिए क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है वह चिंता करने लगे, सोचने लगे। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। तो जर्मनी से एक एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं जिनका नाम था डीट्रिस ब्रांडिस, और ब्रिटिशर्स ने इनकी एडवाइस ली। और ये जो डीट्रिस ब्रांडिस थे वह इंडिया के फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट थे, और इन्होंने 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सेटअप किया था। साथ ही साथ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया जाता है 1865 में। तो उस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की फॉर्मेशन में भी डीट्रिस ब्रांडिस ने हेल्प की थी। अब देखिए डीट्रिस ब्रांडिस ने आते के साथ ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप की थी 1864 में। तो इसके पीछे की वजह क्या थी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना की गई थी। देखिए जैसा हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसकी एडवाइस मानी थी, डीट्रिस ब्रांडिस की। तो डीट्रिस ब्रांडिस क्या करते हैं, उन्होंने पहले इंडिया के फॉरेस्ट सिस्टम को एग्जामिन किया। फिर उन्होंने बोला कि एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की एक प्रॉपर सिस्टम होनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना होगा, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रूल बनाया था, यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज रूल बनाए गए थे। साथ ही साथ पेड़ों की जो कटाई थी, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स पर बैन लगा दिया गया था, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। अब जो है लोग जो है पेड़ की कटाई नहीं कर सकते हैं अपने पर्पज के लिए, यानी उन्हें किसी भी अपना यूज है, उन्हें किसी भी तरीके का अपना यूज है, तो वो फॉरेस्ट की कटाई नहीं कर सकते, पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते। आप जंगलों में अपने जानवरों को चढ़ा नहीं सकते। ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए थे, और यदि किसी भी प्रकार से इन रूल्स का फॉलो नहीं किया जाता था तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी। अब देखिए 1960 में क्या होता है, 1906 में क्या होता है कि द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की सेटअप की जाती है देहरादून में एक इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाता है। और यह जो इंस्टीट्यूट था वह मेनली साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को पढ़ाता था। अब ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है? देखिए एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या बोला जाता था ना कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है,
नेचुरल फॉरेस्ट को काट के हटा दिया जाए और वहां पर नए नए प्लांट जो है, नए ट्रीज की जो है वो प्लांटेशन की जाएगी। देखिए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या करती थी, क्या बोलती थी, तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ने प्लांटेशन को प्रमोट किया था, यानी कह सकते हैं कि प्लांटेशन पर फोकस किया करती थी। अब कैसे? देखिए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहती थी कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जंगल कैसा होता है, नॉर्मल जंगल कैसा होता है, आप जाओगे जंगल में तो वहां आपको तरह तरह के पेड़ दिखने को मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ ट्रीज देखने को मिल जाएंगे। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या बोलती थी कि जो नेचुरल जंगल है, जहां पर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीज हैं, इन सभी को क्या करो, इन सभी को काट दो और वहां उनकी जगह पर नए ट्रीज लगाए जाएंगे। और ये जो नए ट्रीज होंगे वो एक ही वैरायटी के होंगे, यानी मान लीजिए यदि मैंगो ट्री लगाना है तो क्या किया जाता था कि पूरे एरिया को, जो फॉरेस्ट का एरिया है, उसे काट दिया जाता था और उस जगह पर सारे सारे पेड़ जो लगाए जाएंगे केवल मैंगो के ही ट्री लगाए जाएंगे, सारे आम के ही पेड़ लगाए जाएंगे। और देखिए इसको जो पेड़ लगाए जाएंगे वह सिस्टमैटिक वे में एक स्ट्रेट रो में लगाए जाएंगे। जैसे नॉर्मल जंगल में क्या होता है, पेड़ इधर उधर लगे हुए रहते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में नहीं रहता। मगर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या बोलती थी कि जो पेड़ रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एक स्ट्रेट रो में रहेंगे, सिस्टमैटिक मैनर में रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेंगे। तो यही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को प्रमोट करता था। ऐसा ही सेम फॉरेस्ट्री कहाँ स्टैब्लिश करना चाहते थे, ऐसा ही सेम फॉरेस्ट्री जो है वो इंडिया में चाहते थे, इसलिए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो है इसे ही प्रमोट करती है। और इसी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अंदर जो पेड़ है वो सिस्टमैटिक वे में यानी स्ट्रेट रो में लगाए जाते थे और सिंगल वैरायटी यानी एक ही वैरायटी के वो पेड़ होंगे। और यह साइंटिफिक फॉरेस्ट्री प्लांटेशन को कैसे प्रमोट करती है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो प्लांटेशन है उसमें क्या होता है कि सिंगल क्रॉप की कल्टीवेशन की जाती थी, लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर सिंगल क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री भी यही बोल रही है ना कि लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर एक ही फॉरेस्ट, मतलब एक ही वैरायटी का फॉरेस्ट होगा। यदि आम के पेड़ है तो सारे आम के पेड़ ही रहेंगे। इसी तरीके से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ने प्लांटेशन को भी प्रमोट किया था। अब देखिए इस चीज को पाने के लिए, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को पाने के लिए क्या किया गया था, एक फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बनाए गए थे, जिन उन लोगों ने क्या किया कि इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उनकी एग्जामिन की गए, वहां के फॉरेस्ट को जांचा परखा, देखा, उन्होंने देखा कि कौन से फॉरेस्ट में कैसे कैसे वैरायटीज ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं, उन्होंने यह देखा। फिर एक प्लान बनाया, एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट का एक प्लान बनाया कि किस तरीके से पेड़ों की कटाई की जाएगी, कैसे नए नए पेड़ लगाए जाएंगे, ताकि न्यू प्लांट उनकी जगह पर कैसे नए ट्रीज लगाए जाएंगे, और कैसे फिर बाद में जब कुछ समय बाद इन पेड़ को किस तरीके से काटा जाएगा, हर एक साल कितना पेड़ काटा जाएगा, ये सारा चीज एक मतलब कि कैसे फॉरेस्ट की मैनेजमेंट की जाएगी, उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है। अब देखिए हमने देखा था कि जो फॉरेस्ट एक्ट थी 1865 की, तो उसमें अमेंडमेंट की जाती है, 2 बार अमेंडमेंट होता है, बदलाव लाते हैं। कब कब होता है वो अमेंडमेंट, तो पहला है 1878 और दूसरा है 1927। देखिए जो 1878 का जो एक्ट था, फॉरेस्ट एक्ट था, उसने क्या किया था कि फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दी थी। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा विलेजर्स फॉरेस्ट। अब देखिए रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसे बेस्ट फॉरेस्ट माना जाता था, और जैसे कि नाम से लग रहा है कि रिजर्व यानी किसी के लिए पहले से ही वह बुक है, तो इसके नाम से ही लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने रिजर्व फॉरेस्ट को अपने लिए रिजर्व कर लिया था, यानी कि कोई भी आम जनता जो है वह उस फॉरेस्ट से कुछ भी नहीं ले सकती। यदि आपको लकड़ियों की आवश्यकता है तो आप लकड़ियां रिजर्व फॉरेस्ट से नहीं ले सकते। रिजर्व फॉरेस्ट का यूज कौन करेगा, केवल और केवल ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ही करेगी। बाकी के जो बचे 2 फॉरेस्ट हो गए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेजर्स फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट जो है वह विलेजर्स यानी आम जनता द्वारा यूज किए जाते थे, इंडिया के आम जनता द्वारा यूज किए जाते थे। यानी यदि किसी भी प्रकार का आपको जरूरत हो, आपको लकड़ियों की आवश्यकता है फ्यूल के लिए या फिर घर बनाने के लिए, या फिर आपको अपने जानवरों को चराना है, तो आप वो कहाँ कर सकते हैं, तो वह केवल और केवल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेजर्स फॉरेस्ट में ही कर सकते हैं। तो यह था कमर्शियल फॉरेस्ट्री। आई होप आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमने देखा कि किस तरीके से जो डिट्रिस ब्रांडिस थे उन्होंने किस तरीके से एक
उन्होंने किस तरीके से इंडिया में प्रॉपर सिस्टम लाया था फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। देखिए कभी कभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि डिट्रिस ब्रांडिज का जो है वो हमारे इंडिया के कम फॉरेस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन था उनका। तो जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की 1864 में स्थापना की थी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 का जो था उसके फॉर्मेशन में उन्होंने हेल्प की थी, और उन्होंने क्या क्या बोला था हमने सारा इस टॉपिक में इन सभी बातों को पढ़ लिया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का PDF आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।